हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीटेट के बारे में बताऊंगी। सीटेट में जो भी जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में हम एक एक करके हर एक क्लास में पढ़ेंगे। अभी हाल में ही 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो जो भी आगे सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें और आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए, आज का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं NEP 2020। एक एक करके हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। CDP हो गया, हिंदी, इंग्लिश, SST, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे NEP 2020, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि NEP के निर्माण के लिए जून 2017 में जो इसरो के पूर्व चीफ थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में मई 2019 में NEP का मसौदा तैयार किया गया था। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये मेन पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगी। फिर आता है NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी दी गई है और वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा तथा MPhil को समाप्त कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। अब हम आगे देखते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जो कि पहले था आपका 10+2 का स्ट्रक्चर, लेकिन अब इसे बदलकर 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर दे दिया गया है, जिसके बारे में हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, पुराने स्ट्रक्चर में आपका था 10 साल तक। आपकी एज अगर इसमें 6 से 16 साल की थी तो आप 10 साल तक इस क्लास को पढ़ते। फिर उसके बाद 2 साल मतलब 11th और 12th में आपकी एज होती 16 से 18 वर्ष। ये तो था आपका पुराना एकेडमिक स्ट्रक्चर, लेकिन अब नए एकेडमिक स्ट्रक्चर में सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पहला स्ट्रक्चर है जिसे 5 से डिनोट किया गया है उसे आप कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज। इसे भी आपके 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला आता है इसमें 3 साल। 3 साल के बच्चे को आप डालेंगे आंगनवाड़ी या फिर प्ले स्कूल या फिर किसी बाल वाटिका में। 3 साल का जैसे आपका बच्चा हो गया तो आप उसे इन सारे स्कूलों में भेज सकते हैं, जो कि होगा आपका 3 से 6 वर्ष तक। फिर इसमें आएगा कि 2 साल। 2 साल का जो कोर्स होगा वो होगा क्लास 1 से 2, जिसमें आपके बच्चे की एज होगी 6 to 8। ये तो हो गई आपके एज की बात, जो कि आपके फाउंडेशनल स्टेज में कही जाएगी। फिर आप देखेंगे कि इसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 8 से 11 साल का, इसमें आपका बच्चा हो जाएगा 8 से 11 साल का, जिसमें आप मतलब अपने बच्चे को क्लास 3rd से 5th में भेजेंगे। ये होगा 3 साल का कोर्स। फिर आपका आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में आपके बच्चे की उम्र होगी 11 से 14 वर्ष। ये भी 3 साल का होगा, लेकिन इसमें
क्लास 6 से 8th तक, 8 में पढ़ेगा आपका बच्चा। फिर आता है लास्ट स्टेज जो कि सेकेंडरी स्टेज कही जाती है। ये होता है 4 साल का। इसमें आपका बच्चा जाएगा 9 से 12th में और इसकी एज होगी लगभग 14 से 18 वर्ष। तो ये तो हो गई बात नए एकेडमिक स्ट्रक्चर की, जिसे आप 5+3+3+4 से डिनोट करेंगे। कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। और इसके नाम से भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप FPMS से याद रख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। तो उसे अब हटाकर इस नई व्यवस्था के अकॉर्डिंग रखने की बात करती है NEP 2020। अब इसमें कुछ आधार सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत ही इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला है कि संरचनात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना। सबसे ज़्यादा आजकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना ही सारी जगहों पर लागू हो गया है और रटने की प्रणाली को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, यानी कि रोट लर्निंग मेथड और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर इन सारी चीज़ों को महत्व नहीं देना है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को महत्व देना है। वैसे ही मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिकता, आप क्लास में जितना बहुभाषिकता का प्रयोग करेंगे उतना ही बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। आपके क्लास में विविध तरीके के बच्चे आएंगे जिनकी भाषा बहुभाषी होगी, तो इसमें पढ़ने में सभी बच्चों को लाभ भी मिलेगा और बच्चे बहुत से लैंग्वेज सीखेंगे भी। फिर आता है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन यानी कि कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन पर जोर देना, ना कि अंत में होने वाला। आप क्लास के दौरान जो भी शिक्षा देंगे वो बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ना कि साल के अंत में। फिर आता है छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5th या 8th तक या उसके आगे भी मदर टंग यानी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में उनकी शिक्षा होगी। मतलब आप 8th क्लास तक बच्चे की मातृभाषा में ही उन्हें पढ़ाएंगे। फिर आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला त्रिभाषा को अपनाए। इस भाषा में लचीलापन रखा जाए और त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय शास्त्रीय भाषाओं यानी संस्कृत का अध्ययन कराया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। आप सबसे पहले उनकी मातृभाषा को पढ़ाएंगे, फिर आएगा आपका जो भी है हिंदी, फिर थर्ड में आ जाएगा आपका इंग्लिश, या इंग्लिश के अलावा जो भी आपका थर्ड लैंग्वेज होगा उसे आप पढ़ाएंगे बच्चों को। तो इस तरीके से 3 लैंग्वेज फार्मूला के अकॉर्डिंग आप बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीयता के बारे में जानेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। फिर है कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में एक क्लासिकल लैंग्वेज को भी ऐड किया जाए, जैसे इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो भी भाषा आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। फिर आता है माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर आप एक विदेशी भाषा को ऐड कर सकते हैं, इसमें से कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच कुछ भी हो सकता है। फिर आता है NEP 2020, यह सीखना कि कैसे सीखना है तथा मानकीकरण से लचीलापन। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है NEP 2020। फिर आता है हर बच्चे की विशेष क्षमता होती है, जैसे कि रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ मैं सारे इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इन सभी की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, यही कहा गया है NEP 2020 में। फिर आता है समावेशी शिक्षा की बात करता है NEP 2020। फिर इसमें दिव्यांग अधिकार नियम 2016 मतलब RPWD एक्ट यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसे व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां मतलब इसमें सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे दोनों ही बच्चे समान रूप से सीखेंगे, इसीलिए इसे समावेशी शिक्षा कहा गया है। फिर NEP के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षा के प्रावधान को बताया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है इमारती ढांचा, ये एग्ज़ाम में आपका आ जाता है। फिर आता है क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाए, इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम कर दें, इसे बेहद बुनियादी चीज़ों में केंद्रित किया जाए ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर ज़रूरी ध्यान दिया जा सके। ये सारे पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आता है राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक के करिकुलम में लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। मतलब इसमें सीधा कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लचीलेपन की ओर ध्यान दें, क्रिटिकल थिंकिंग के पर ध्यान दें, ना कि रटने पर। यही NEP में कहा गया है। फिर आता है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया जाए। ये सारे पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है स्कूल तैयारी मॉड्यूल। यह 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ हफ्तों बाद सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। फिर आता है NEP 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेगा, क्योंकि इसमें बच्चा खुद करके सीखेगा तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। फिर प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकत्रित किया जाएगा। फिर आता है लास्ट पॉइंट है आपका NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट्स की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। मतलब इसमें ये कहा गया है कि एक बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड होगा जिसमें से आप 360 डिग्री बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा, जिसमें स्टूडेंट्स के सारी चीज़ों को रखा जाएगा, जिसमें उसके कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन सभी विशेषताओं का विश्लेषण उस प्रोग्रेस कार्ड में रखा जाएगा। NEP 2020 की एक एक करके हम सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे और जितने भी CTET में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हम कवर करेंगे एक एक करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए।